नमस्कार, मैं प्रियांशु सौरभ सिंस इंडिपेंडेंस में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं उनको किसी नाम के वो मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, गरीब राजस्थान के गरीबों के मसीहा, बेरोजगारों के मसीहा उपेंद्र यादव जी हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनकी आने वाली जो राजनीतिक जो कि सरगर्मी जो है राजस्थान में है उनके बारे में भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उपेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंस इंडिपेंडेंस में। शुक्रिया। मेरा पहला प्रश्न है आपसे, पहला सवाल है कि लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, युवाओं का समर्थन मिल रहा है, तो क्या ये एक बोला जा सके कि इस बार का चुनाव में उपेंद्र यादव जी अपनी भूमिका पेश करेंगे? इस बार का चुनाव वो लड़ सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? ये भूमिका मेरी नहीं, युवाओं की भूमिका होगी। मैं युवाओं की आवाज उठाने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्योंकि प्रदेश में 40 से 50 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार है। एक बेरोजगार से 4 से 5 लोग जुड़े हुए हैं, और ऐसे में 2 से 2.5 करोड़ वो वोट है जो किसी भी पार्टी का समीकरण बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। जब युवाओं के लिए मैं पिछले 11.5 साल से सड़कों पर संघर्ष कर रहा हूँ, 11 साल 8 महीने से दोनों सरकारों का कार्यकाल देखा है, और इस संघर्ष के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में और सरकार में युवाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो सरकार से सीधी बात अपने युवाओं की पीड़ा दर्द पहुंचा सके। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मुझे युवाओं की आवाज विधानसभा में जाकर बुलंद करनी चाहिए। मैंने ऐलान किया, लेकिन राजनीतिक पार्टी, विधानसभा क्षेत्र इसका आने वाले समय में युवाओं से संवाद करके ऐलान करेंगे कि कौन सी पार्टी युवाओं के हित में होगी, किस पार्टी में जाना चाहिए, या निर्दलीय लड़ना चाहिए, या कोई विकल्प हो। ये सब युवाओं से मिलकर मैं अंतिम आप किसी दल के संपर्क में अभी किसी दल ने आपसे संपर्क साधने की कोशिश की है? देखो, संपर्क तो आपने देखा होगा कि जब मैं लाखों युवाओं का, जब मैं उनका दर्द, उनकी आवाज जब मैं बुलंद कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं संपर्क तो सब करते हैं। लेकिन हम ये देखेंगे कि पिछली 5 साल का कार्यकाल, वर्तमान 5 साल का कार्यकाल, पेपर लीक, बेरोजगारी, रोजगार, युवाओं का दर्द किसने बेहतरीन समझा, पेपर लीक को लेकर क्या योजनाएं हैं, क्या उनकी कार्य योजना है, जो लंबित भर्तियां हैं, प्रक्रियाधीन भर्तियों को कौन सरकार प्राथमिकता के साथ पूरी कर सकती है जो सत्ता में आएगी, नियम संशोधन जो प्रक्रियाधीन है उनको पूरा करने की कौन मादा रखता है। इसके अलावा जिनका वित्तीय स्वीकृति होगी, क्या उन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी कर पाएंगे, क्या जिनकी परीक्षा तिथि कैलेंडर जारी हो चुका है उन भर्तियों के एग्जाम करा पाएंगे। ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हैं हम राजनीति के विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात करके हम निर्णय लेंगे कि कौन सी पार्टी बेहतरीन है, कौन सी उनकी योजना बेहतरीन है, युवाओं के हित में कौन सी है। और युवाओं से संवाद हम लगातार जारी है, 2 अक्टूबर से शुरू किया था, क्योंकि हम मान लीजिए ऐसी जगह, मान लीजिए कोई सत्ता में आ ही नहीं रहा, समर्थन उनको दे दे, उनके साथ चले जाएं, तो फिर युवाओं का भला कैसे होगा। परिस्थिति के अनुसार हम निर्णय लेंगे, युवाओं से संवाद करके, युवाओं की मनोस्थिति का पता करके कि हमें किसके साथ जाना चाहिए, उनकी क्या कार्य योजना है, युवाओं के प्रति उनकी क्या सोच है, और वो युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं। घोषणा पत्र भी आएंगे, वो भी देखेंगे। सारी परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद, तुलनात्मक पार्टियों का अध्ययन करने के बाद, युवा संवाद के बाद हम अंतिम निर्णय लेंगे जो युवा बेरोजगार हित में होगा। ये जो पेपर लीक की घटनाएं होती है साल दर साल, तो आपको क्या लगता है इसका कौन एक जो मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? क्या किसी पार्टी के सानिध्य में ये सब कुछ होता है, या फिर इसकी जो जड़ें हैं कहीं और से आती हैं? एक राजस्थान में जो अधिकतर मुझे लगता है सारे जो पेपर लीक माफिया को जिनके नाम आए वो बाहरी राज्यों के नहीं है, राजस्थान के कुछ गैंग है। और मैंने पहले भी कहा था, आज पुनः कह रहा हूँ, 1 महीने के लिए मुझे गृह मंत्री बना दीजिए, पाताल से ढूंढकर पेपर लीक माफिया का खात्मा कर दूंगा। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब हमने राज्य सरकार ने जब उम्र कैद का कानून बनाया, जो हमने मांग की, मैंने अनशन किया उम्र कैद का कानून, तो डालिए ना जेल में। जो कर्मचारी लिफ्ट पाया जाता है उसको निलंबित नहीं, उसको बर्खास्त करिए ना, उनकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाए, सख्त कार्रवाई करिए। आप ट्रेस करिए, एग्जाम से पहले उठा के जेल में डालिए। और आप जिस प्रकार अभियान चलाते हैं, बड़े बड़े अभियान चलते हैं, जैसे आपने कहा कि मुफ्त जो कालाबाजारी के खिलाफ भी चलता है, नशे के खिलाफ अभियान चलता है, तो पेपर लीक माफिया के खिलाफ भी आप अभियान चलाए, ढूंढिए, पकड़िए, जेल में डालिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, रासुका लागू करिए, देशद्रोह में डालिए। ऐसा बड़ा एक्शन लेने का समय। मैं राजस्थान कांग्रेस सरकार के लिए नहीं कह रहा, मैं देश की तमाम, जहां भी जिस पार्टी की सरकार है सबके लिए कह रहा हूँ। मैं तो ये भी मांग करता हूँ कि उम्र कैद की सजा क्या, इन लोगों को तो फांसी की सजा कर देनी चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के सपनों के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। माँ बाप बड़े खून पसीने की कमाई से उनको पढ़ाते हैं, कर्जा लेते हैं, गहने गिरवी रखते हैं, तैयारी करते हैं, सपने देखते हैं, और फिर पेपर लीक हो जाता है तो सब सदमे में चला जाता है। तो बड़ा अन्याय युवाओं के भविष्य के साथ होता है, युवा अवसाद में जाता है। तो ऐसे में बड़ा कानून के साथ धरातल पर लागू करने की आवश्यकता है।
अभी राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गणपति प्लाजा में गए थे। उन्होंने दावा किया कि वहां पर 500 करोड़ से ज्यादा का काला धन जमा है और वहां और आरबीआई को भी इसका अंदेशा नहीं है, और ये भी बता रहे हैं कि तकरीबन 10 साल से है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस समय किरोड़ीलाल मीणा उनकी टाइमिंग पर कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस समय ही वो दावा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो 10 साल जिसमें बीजेपी की भी सरकार थी। तो आपके बारे में, इसके बारे में आपका क्या? देखो, जांच होगी तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी 10 साल में किस किसका उसमें काला धन है। लेकिन जिस प्रकार बैंक में नहीं होना, प्राइवेट जगह में होना और उसमें लोकल में दावा करना, तो कहने की दाल में कुछ काला तो। लेकिन मैं तो मांग कर सकता हूँ कि ईडी पहले भी आई, कई जगह ईडी ने कई जगह छापे डाले, अब अभी भी कई जगह कार्रवाई है। तो ईडी का और राजनेताओं का जो आरोप था कि पेपर लीक से कमाए हुए काला धन है, वो पेपर लीक किसका हुआ? युवाओं का, उनका भविष्य का पेपर लीक हुआ। और युवा गाड़ी कमाई करके एग्जाम देते हैं, जो फॉर्म भरते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो ईडी जब उनसे जो युवाओं के सपनों को बेचकर जो पैसे कमाए, उनके पैसे लेके जा रही है, चाहे इस काले धन की बात कर लो, चाहे पूर्व में जो कटारा सहित कई जगह ईडी ने छापे डाले हैं, तो जो तमाम जो धन मिला है, जितनी राशि मिली है, वो सारी राशि मैं प्रदेश के युवा बेरोजगारों को आर्थिक संबल के तौर पर देने की मैं मांग करता हूँ। कि ये कहते हैं कि हम युवा हितैषी है, तो आर्थिक तौर पर संबल देने के लिए, क्योंकि लूटा किससे गया है? युवाओं से लूटा गया है। तो उनको आर्थिक तौर पर उनको संबल देने के लिए जो युवाओं से लूटा गया, कालाबाजारी की गई, जो रिश्वत ली गई, वो पैसे युवा बेरोजगारों को, जो 40 से 50 लाख युवा शिक्षित बेरोजगार है, जिन्होंने भाग्य आजमाया है, उन लोगों को देना चाहिए, युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए, मैं मांग करता हूँ। तो ये थे उपेंद्र यादव, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं चुनाव लड़ता हूं और विधायक बनता हूं तो जो ज़मीनी मुद्दे हैं, पेपर लीक जैसे मामले हैं, फिर रोजगार का जो मामला है और भी अन्य मुद्दे हैं, उनको मैं मुखर तौर पर विधानसभा में उठाऊंगा और युवाओं की आवाज़ बनूंगा। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, सिंस इंडिपेंडेंस, जयपुर।